जय हिंद एवरीवन। डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका पॉलिटी का मेंटर हूं। आज हम पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर करेंगे। इससे भी रिपीटेटिवली हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो हर एक चीज़ डिस्कस करने लगेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें टाइम अलाउ नहीं करती कि हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करें। तो कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ हम जो इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यू ओरिएंटेड रखेंगे हम हमारी अप्रोच को। उसके बाद में एक्सपर्टीज तो हमें डेवलप करनी ही नहीं है, आप अब तक समझ गए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप ये मुझसे पूछेंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर वो स्टेब्लिश्ड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आर्टिकल 324 से इलेक्शन कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड। उसके बाद में आर्टिकल 315 से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वॉज स्टेब्लिश्ड थ्रू आर्टिकल 148। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडीज मेंशन है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, या फिर जो बॉडीज अपनी पावर डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन से उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इंपॉर्टेंट कुछ बॉडीज हम डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। पहला है हमारा इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन किन किन चीज़ों की इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा है, राज्यसभा के बाद में विधानसभा है। इन सब चीज़ों की इलेक्शन कंडक्ट करने की पावर जो है किसके पास में होती है, कौन इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करता है, तो इट इज़ दी इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या है? परमानेंट बॉडी है, मतलब कि इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, परमानेंट बॉडी है और इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ना इंडिपेंडेंट होती है, ये याद होना चाहिए। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो इंडिपेंडेंट होगी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। परमानेंट है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पार्ट ये पता होना चाहिए, पार्ट हमें हमेशा याद होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आता है। तो दिस इज पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इलेक्शन कम्स अंडर विच पार्ट? पार्ट 15। पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 2 में क्या आता है, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, पार्ट 6 में। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक सारे पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये हमें याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट इवन इन एनडीए सीडीएस बट ऑल्सो इन अदर एग्जाम्स, स्पेशली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सीईसी जो एग्जाम होता है इसका। आर्टिकल 324 टू 329 जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है। अभी मैंने आपको बता दिया था पार्लियामेंट का इलेक्शन कंडक्ट करता है स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। पार्लियामेंट में हमें पता है लोकसभा राज्यसभा होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद होता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 324 जो है वो कंपोजिशन की बात करता है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है तो इट इज द आर्टिकल 324। तो जब भी मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूंगा तो आई मस्ट रिमेंबर आर्टिकल 324। तो 324 इज एसोसिएटेड विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, देखिए इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो ये हमें याद होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स करेगा। तो पहली चीज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय प्रेसिडेंट। इन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है और इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इट इज द प्रेसिडेंट। When any other election commissioner is so appointed, chief election commissioner act as the chairman of election commission.
मान लीजिए कि सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर है तो वो ऑटोमेटिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या फिर 3 इलेक्शन कमिश्नर है तो उनमें से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बन जाएगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमीशन एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए, रीजनल कमिश्नर कौन अपॉइंट कर रहा है? रीजनल कमिश्नर भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, लेकिन इस अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट किसी का सजेशन लेगा, प्रेसिडेंट किसी का रिकमेंडेशन लेगा। किसका रिकमेंडेशन लेता है? इलेक्शन कमीशन का। तो जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, रीजनल कमिश्नर्स मतलब जो स्टेट्स में होते हैं रीजनल कमिश्नर्स, दे आर अपॉइंटेड बाय होम? दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इन दिस केस प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मैंने कहा है इलेक्शन कमीशन, नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन का कंसल्टेशन या एडवाइस लेता है। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। क्या टेन्योर होगा, कितने टर्म के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस होल्ड करके रखेगा, क्या कंडीशन होगी उनके ऑफिस की, ये सारी चीजें भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। तो हमने देख लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। उसके बाद में इलेक्शन कमिश्नर के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद में रीजनल कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी एडवाइस लेगा, किसकी कंसल्टेशन लेगा? इलेक्शन कमिश्नर की कंसल्टेशन लेगा, इलेक्शन कमीशन की, सॉरी, इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन लेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कंडीशन और टेन्योर कौन डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन का? तो इट इज द प्रेसिडेंट, नॉट पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज एज पर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये हमने देख लिया था, लेकिन यह अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है, 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होती है। इसमें कौन होते हैं? पहली चीज प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड चीज यूनियन मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड थर्ड इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा। देखिए इसमें ऐसा कहा है कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट करेगा? एक जो कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी ने मान लीजिए ए को सजेस्ट किया, बी को सजेस्ट किया और सी को सजेस्ट किया, तो प्रेसिडेंट जो है इन तीनों में से ही किसी को अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये नाम सजेस्ट करेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनमें से किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगा। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? इसमें पहली चीज अपने पीएम होते हैं, दूसरी चीज मिनिस्टर होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय पीएम, सेकेंड इज लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन कहां का होता है? लोकसभा का होता है या राज्यसभा का होता है? ऑब्वियसली लोकसभा का होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकता है जिनके नाम सिलेक्शन कमेटी ने सजेस्ट करे हैं प्रेसिडेंट को। और ये सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद में मिनिस्टर होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, एंड द थर्ड थिंग इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। एट प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कौन है? इट इज ऑनरेबल राहुल गांधी जी। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना, नॉट इंपॉर्टेंट। अब टर्म कितना होगा, कितने साल तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखेंगे? अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एक्ट, ये जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है इसके हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, 6 ईयर, और अंटिल दी अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने के लिए कर रहे हैं? 6, या तो 6 साल के लिए होल्ड करेंगे या 65 ईयर के लिए। अब इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उतने टाइम के लिए। मान लीजिए कि कोई इलेक्शन कमिश्नर है, वो अभी 62 की एज में इलेक्शन कमिश्नर बने, तो वो कब तक इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं? जब तक कि वो अटेंड ना कर ले एज दी 65, मतलब कि वो सिर्फ 3 साल रहेंगे। अब मान लीजिए कि कोई बने हैं एट दी एज ऑफ 57 इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, अब वो कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस? 6 ईयर्स तक।
या तो 6 साल होंगे या 65 ईयर, दोनों में से जो पहले हो गया तब तक वो ऑफिस होल्ड करके रखेंगे। और याद रखना ये टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज गिवन बाय एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब रेजिग्नेशन किसको देंगे? ईसीआई के मेंबर्स। अकॉर्डिंग टू सेम इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के मेंबर्स होते हैं ना, वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कैग है, कैग अगर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना है तो किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। उसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के चेयरमैन किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूवल, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हमें हटाना है तो क्या प्रोसेस है? लेट अस डिस्कस दैट। रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसी तरीके से रिमूव हो सकता है और उसी ग्राउंड पर रिमूव हो सकता है जिस तरीके से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। मैंने कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसी तरीके से रिमूव होगा और उसी ग्राउंड पर होगा, उसी फैक्टर्स पे होगा जिस फैक्टर्स पे, जिस ग्राउंड्स पर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव होते हैं। ये सिर्फ मैंने बात करी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। व्हाट अबाउट दी अदर इलेक्शन कमिश्नर? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और अ रीजनल कमिश्नर इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्हें तो हमने बताया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होंगे उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है और रीजनल कमिश्नर्स हैं वो कैसे रिमूव होंगे? वो रिमूव होंगे बाय, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिकमेंडेशन दे दिया, सजेस्ट कर दिया कि इन्हें रिमूव कर दो, इन्हें रिमूव कर दो, तो इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो प्रोटेक्शन जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की, वो सिर्फ किसके पास में अवेलेबल है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि उन्हें उसी ग्राउंड से निकाला जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। तो कोई भी अगर रिमूव करने की प्रोसेस डिफिकल्ट है तो इसका मतलब यह है कि उनके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर है उनके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सजेस्ट किया कि रिमूव कर दीजिए, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। कौन रिमूव करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रिमूव करेगा उन्हें। सैलरी एंड अलाउंसेस, अगेन सैलरी कितनी मिलेगी? पहली चीज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी सैलरीज और अलाउंसेस सेम होंगी। जितनी सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल रही है उतनी ही सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलेगी। तो ये भी एक्ट ने कहा है, दे विल रिसीव इक्वल सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर रिक्विजिट्स। और ये सैलरी किसके बराबर होगी? ये होगी सिमिलर टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जितनी भी सैलरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिल रही है, सेम सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगी, सिमिलर टू दोज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड the two other election commissioners are equal in terms of their powers and prerequisite। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना और इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, और ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्यों है ये हमने अभी देख लिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर सेम है, मतलब कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो मेजॉरिटी बेसिस पे लिया जाएगा। जैसे एट प्रेजेंट हमारे पास में कितने हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो कितने मेंबर की बॉडी है? 3 मेंबर की बॉडी है। तो मान लीजिए अगर कोई डिसीजन लेना तो मेजॉरिटी पे होगा, तो मेजॉरिटी डिसीजन क्या हो सकता है? या तो 2-1 हो सकता है या 3-0 हो सकता है। मान लीजिए कि
चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनके पास में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा क्या, कास्टिंग वोट होगा क्या, जैसे स्पीकर के पास में कास्टिंग वोट होता है, चेयरमैन के पास में कास्टिंग वोट होता है। हमने डिस्कस किया था ना कि अगर 50-50% है तो चेयरमैन के पास में कास्टिंग वोट है, फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के पास में पावर सेम है, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में कास्टिंग वोट होता है क्या, नहीं होता है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैटर इज डिसाइडेड बाय कमीशन बाय मेजोरिटी। 3 मेंबर की बॉडी है तो इक्वालिटी ऑफ वोट तो होगी नहीं, 2-1 होगा या 3-0 होगा या 1-2 होगा कोई डिसीजन में। मान लीजिए कि एक डिसीजन लेना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का डिसीजन लेना है इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर बोलते हैं कि यार इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड नॉट टेक इट। बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं नहीं नहीं, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड कंडक्ट 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर थे वो फेवर में थे, तो 2 वोट उधर हो गए और 1 वोट इधर हो गया। तो किसकी तरफ बात मानी जाएगी, जो मेजॉरिटी वोट है उसकी तरफ हम जाएंगे, दैट इज विथ द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में कोई कास्टिंग वोट की पावर नहीं होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्वालिफिकेशन होगी अगर आपको बनना है इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करी है क्या। जैसे कि हमने देखा था ना कि इफ़ यू वांट टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा तो कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट मेक ओथ एंड सब्सक्राइब ओथ एंड अफर्मेशन, उसके बाद में यू मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर लोकसभा। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब करी है क्वालिफिकेशंस। तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रिस्क्राइब करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो नहीं करी है। ये स्टैट्यूटरी लॉ से हमने क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रिस्क्राइब करी है कोई भी क्वालिफिकेशंस, कौन हो सकता है, कौन क्वालिफाई करेगा मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म भी स्पेसिफाई नहीं किया था। अभी हमने देखा था कि 6 साल होता है, 65 या तो 6 साल होगा या 65 साल की उम्र होगी, 65 ईयर्स ऑफ एज। तो ये भी स्टैच्यू में हमने देखा था अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 1991। कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म भी स्पेसिफाई नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशन भी स्पेसिफाई नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। देखिए जनरली क्या होता है ना कि इफ़ यू आर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आप रिटायर हो गए हो, तो आप जो है किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट आपको हायर नहीं कर सकती है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप नहीं बन सकते हो, जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर वो रिटायर हुए तो। ऐसे बहुत से, जैसे यूपीएससी में भी है तो सेम चीज़ यूपीएससी में भी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अगर आप मेंबर हो, इफ़ यू आर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर आप इलेक्शन कमिश्नर हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू कैन होल्ड, गवर्नमेंट कैन अपॉइंट यू इन फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आप दूसरी जगह पे भी आपको गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय कर सकती है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रोका नहीं है रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर को फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वासी जुडिशियल फंक्शन। इलेक्शन कमीशन के कुछ क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी होते हैं। टू एक्ट एज अ कोर्ट for settling disputes relating to granting recognition to political parties and allotment of election symbols to them। मान लीजिए वो एज अ कोर्ट एक्ट करेगी, एज अ कोर्ट एक्ट करेगी। क्यों एक्ट कर रही है कोर्ट? एक डिस्प्यूट हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन ग्रांट करना है, तो पहली चीज। दूसरी चीज इलेक्शन सिंबल्स, इलेक्शन सिंबल्स में कुछ इशू है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शिवसेना। इनिशियली क्या हुआ था कि इलेक्शन से पहले जब एकनाथ शिंदे ने डिफेक्ट किया था, तब शिवसेना का ये इलेक्शन सिंबल था। अब पार्टी 2 गुटों में बट गई है, 2 ग्रुप 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गई है। तो ये जो सिंबल है ये किसके पास में जाएगा, कौन सी पार्टी के पास में जाएगा? तो ये जो इलेक्शन सिंबल है कौन सी पार्टी के पास में जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? ये डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? तो सच डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड बाय द इलेक्शन कमीशन।
तो इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्यूट रिजॉल्व किया और उन्होंने कहा कि जो शिंदे ग्रुप है दे विल हैव ओरिजिनल, ये जो बो एंड एरो वाला जो शिवसेना का सिंबल है ये इनके पास में रहेगा, और ये जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है इनको ये जो मशाल है ये वाला सिंबल मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि मान लीजिए आज बीजेपी है और बीजेपी की पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, अब बोलते हैं कि जो कमल है कौन सी पार्टी को दिया जाएगा, दोनों बीजेपी के हैं लेकिन इनमें से किसको दिया जाएगा, तो ये जो डिसीजन है कौन लेगा, ये जो डिस्प्यूट है कौन रिजॉल्व करेगा, इट विल बी रिजॉल्व बाय द इलेक्शन कमीशन। और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि मैंने कल को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो ये रिकॉग्नाइजेशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास में जाऊँगा, मैं इलेक्शन कमीशन के पास में जाऊँगा। तो इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ग्रांटिंग रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी चीज, इलेक्शन सिंबल किसको अलाउड किया जाएगा, टू अपॉइंट ऑफिसर्स टू इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट। मान लीजिए कि किसी जगह पे बूथ कैप्चरिंग हो गई, या किसी ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट किया है, या और भी कुछ इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं उसे उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा और ये ऑफिसर जो है जो चार्जेस है उसे इन्वेस्टिगेट करता है, मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है। एडवर्सरी फंक्शन भी है, मतलब एडवाइस देने वाले कुछ फंक्शंस भी हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये चीज़ मैंने आपके साथ में डिस्कस करी थी कि दो तरीके से मेंबर डिस्क्वालीफाई होते हैं, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ होता है और नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन को कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है, चेयरमैन डिसाइड करता है। बाकी जितने भी डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसको कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। लेकिन प्रेसिडेंट को किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन का सजेशन लेना पड़ता है, एंड देन प्रेसिडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंगली। सेकेंड, एडवाइस द गवर्नर ऑन मैटर। सेम चीज जो है स्टेट लेवल पर भी करेगा, गवर्नर को भी एडवाइस देगा। मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कोई विधायक है, वो डिस्क्वालीफाई हुए, अब इसका डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर लेंगे। गवर्नर ने प्रेसिडेंट लिया, लेकिन गवर्नर अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए होगी, रिकमेंडेशन चाहिए होगी इलेक्शन कमीशन की, एंड देन गवर्नर विल एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद में है नेक्स्ट, मान लीजिए अभी रिसेंटली मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, अब वहाँ पर फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, तो क्या कंडीशन में हम इस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, क्या वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट को कौन सजेस्ट करता है, इलेक्शन कमीशन सजेस्ट करता है। कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और वहाँ पर सिचुएशन अभी भी टेंस है, वहाँ पर सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पर जाएंगे, सिचुएशन को असेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और फिर वो एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को कहेंगे कि अभी और कुछ समय तक सिचुएशन वॉलेटाइल रहेगी, तो इस समय पर इलेक्शन कंडक्ट करवाना यहाँ पर आग में घी डालने जैसी बात होगी। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, अभी इलेक्शन हमें कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, या फिर कुछ 6 महीने बाद हम इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर अभी सिचुएशन बहुत कंड्यूसिव है, अभी माहौल बहुत शांत है, तो हम अभी यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये सजेस्ट कौन करता है, ये सजेस्ट करता है इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को। कहाँ पर सजेस्ट करेगा, उन स्टेट्स में जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मैं आपको समझाने जाऊंगा, तो बस इतना पता होना चाहिए। टू डिटरमाइन टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो भी डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट है उसके हिसाब से क्या टेरिटोरियल होगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो डिटरमाइन इलेक्शन कमीशन करता है, वो करता है एज पर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बाकी क्या आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं समझाने लायक। उसके बाद में असिस्टिंग मशीनरी, देखिए पहला है, अब इलेक्शन कमीशन जो है
प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के भी कर रहा है, स्टेट विधानसभा के भी कर रहा है, लोकसभा के भी कंडक्ट करवा रहा है, राज्यसभा के। तो बहुत, और कितने मेंबर्स हैं वो? टोटल 3 मेंबर्स हैं। तो ऐसे में वो 3 मेंबर्स जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए पावर जो है वो डेलीगेट कर दी जाती है। उन्हें इलेक्शन कमिश्नर्स को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, या फिर जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है, उन्हें बहुत सी जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं या अदर ऑफिसेज होते हैं, वो उन्हें मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। लेट अस डिस्कस दैट। पहला है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। ये सिविल सर्विसेज से होते हैं, जैसे कोई आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का हो सकता है, स्टेट सिविल सर्विसेज से आ सकते हैं। तो ये जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये सिविल सर्विसेज से आते हैं, पहली चीज़। और ये अपॉइंटेड होते हैं इलेक्शन कमीशंस। इलेक्शन कमीशन इन्हें अपॉइंट करता है, और ये सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज इन्हें असिस्ट करते हैं, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स को। सिविल सर्विसेज से आते हैं। उसके बाद में ईसीआई इन्हें अपॉइंट करता है, और इनको सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, ये सारे लोग असिस्ट करते हैं। और कुल मिला के ये किसे असिस्ट करते हैं? इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं। सेकेंड इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिस। ये स्टेट लेवल पर होता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंटेड एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर इन्हें अपॉइंट किया जाएगा, और इन्हें कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा था डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर रहा है, लेकिन ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है, सीईओ है, इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ये अपॉइंट करता है, किसकी कंसल्टेशन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि सीएम, सीएम मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस स्टेट लेवल पर अपॉइंट होते हैं, बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, बट दे हैव टू टेक कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। अब नाम से समझ में आ रहा है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, और यूजुअली कलेक्टर एक्ट करता है एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। जैसे किसी जगह पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं किसी जिले में, तो वहां पर जो डीआरओ होता है वो वहां का कलेक्टर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर, जैसे एक जिला है उसमें बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज होंगी, तो अब उस बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? कलेक्टर अपॉइंट करता है। कलेक्टर क्या है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। अब बहुत सारे बूथ होते हैं ना, बहुत सारे, एक कंस्टिट्यूएंसी में भी बहुत सारे बूथ होंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में होती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में होती है। अब हमने इलेक्शन कमीशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। नाउ लेट अस मूव टू अपनी एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280, तो इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 था, फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 280 है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल एज क्वासी जुडिशियल बॉडी, और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर। फाइनेंस कमीशन को कौन स्टेब्लिश करता है? प्रेसिडेंट स्टेब्लिश करता है। कब? हर 5 साल में। 5 साल में एक बार प्रेसिडेंट स्टेब्लिश करता है फाइनेंस कमीशन को, या पहले भी कर सकता है अगर प्रेसिडेंट को जरूरी लगता है तो, और एट सच अर्लियर टाइम ही कंसिडर नेसेसरी। यूजुअल प्रैक्टिस होती है 5 साल की, 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन को वो स्टेब्लिश करते हैं। कभी कभी मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है, जैसे कि कोविड के समय पे थी, तो अगर उन्हें लगता है कि नेसेसरी है, अभी भी हमें फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश कर देना चाहिए, तो वो पहले भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमीशन में हमने क्या देखा था? एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस अदर मेंबर्स एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थी। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स तो होंगे, बाकी दूसरे कमिश्नर हो सकते हैं जो डिसाइड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। यहां पर क्या कहा है? चेयरमैन होगा प्लस 4 अदर मेंबर्स, स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। और इसे भी कौन अपॉइंट कर रहा है? मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं, तो यहां पर कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं।
दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। उनका जो टेन्योर होता है वो उतना होगा जितना प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में बताया है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि एन के सिंह जो है वो चेयरमैन थे 15 फाइनेंस कमीशन के, वापिस से 16 फाइनेंस कमीशन 5 साल बाद बना, तो वापिस से एन के सिंह या तो मेंबर हो सकते हैं या चेयरमैन हो सकते हैं, तो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन गए तो आप वापिस से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। अब फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि पार्लियामेंट जो कहेगा वही क्वालिफिकेशंस होंगी फाइनेंस कमीशन की। हमने देखा था इलेक्शन कमीशन में क्या था, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि फाइनेंस कमीशन की जो मेंबर्स है फाइनेंस कमीशन के, उनकी जो क्वालिफिकेशंस होंगी वही होंगी जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली बताया है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लैंग्वेज यूज करी है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा क्या क्वालिफिकेशंस होंगी मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन की। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने बताया कि ये क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन है, जो चेयरमैन है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, ये चेयरमैन की क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, द मेंबर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम, पहली चीज 4 मेंबर हमने कहा है तो इनमें से ये हो सकता है। मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी एज 1। तो पहली चीज क्या है, या तो वो जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखते हैं, मतलब कि वो इन फ्यूचर या फिर अभी हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं। जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1। सेकेंड, पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, वो पर्सन जिसके पास में स्पेशल नॉलेज है फाइनेंस का या फिर अकाउंट्स का, दिस इज द सेकेंड क्वालिफिकेशन। थर्ड, पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर्स में और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट, पर्सन हु हैज अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो लेटर 3 पॉइंट्स है ये बड़े जेनरिक पॉइंट्स हैं, फाइनेंस की बात करिए, मेरा अगर ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए इस पॉइंट पर, क्योंकि इसमें मुझे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर कहा है जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हुई है, या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का या फिर क्वालिफाई होना चाहिए कि वो जज ऑफ हाई कोर्ट बन सकता है। तो ये पॉइंट अगर मुझे याद रखना हुआ तो मैं ये याद रखूंगा फाइनेंस कमीशन में, दिस पॉइंट आई विल रिमेंबर। फंक्शंस, क्या फंक्शंस होंगे, अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जो नेट प्रोसीड्स आए, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया, अब उसमें से कुछ 50,000 करोड़ जो है वो हमने उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरीज और उन सारी चीज़ों में कर दिए, तो हमारे पास में 50,000 करोड़ के बाद में जितना भी पैसा बचा है वो हमारा नेट प्रोसीड होगा। अब इस नेट प्रोसीड को हम क्या करेंगे, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद में स्टेट्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले हमने कुछ स्टेट जो है हमारे पास में, मान लीजिए 28 स्टेट है और एक सेंटर है, तो हमने क्या किया, डिवीजन कर दिया एक सेंटर और 28 स्टेट्स का। अब हमारे 28 स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट को हम इक्वल तो देंगे नहीं, किसी को ज़्यादा देंगे किसी को कम देंगे। तो पहली चीज़ होगी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद इन स्टेट्स के बीच में कि कौन से स्टेट को हमें कितना शेयर देना है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न ग्रांट इन एड, ये जो हमने कहा ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो इसको कौन से प्रिंसिपल गवर्न करेंगे वो भी डिसाइड फाइनेंस कमीशन कहेगा। फाइनेंस कमीशन ने बोला कि कोई स्टेट जो है अभी रिसेंटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आया, मान लीजिए उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि ऐसे स्टेट्स जो कि रिपीटेटिवली एक्सपीरियंस कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर, हम उनको ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, हम उनको ज़्यादा पैसा देंगे, ऐसा फाइनेंस कमीशन ने कहा। तो फिर उस तरीके से क्या हो गया, ये एक प्रिंसिपल हमने बना दिया फाइनेंस कमीशन ने, तो वो हो गया। तो ऐसा प्रिंसिपल जो है वो कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन बताएगा कि किस तरीके से पैसा दिया जाएगा। अब एमपी को कम पैसा मिलेगा और
उत्तराखंड को या फिर वो स्टेट्स जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेट है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दी और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सही में बहुत कम हो गई है, स्टेडी हो गई है, डिक्लाइन होने लगी है। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हमें ऐसे स्टेट्स को हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, हमें ऐसे स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, हमें उन्हें कुछ स्पेशल रिवॉर्ड देना चाहिए। तो फिर ये एक प्रिंसिपल बना दिया। तो बहुत सारे स्टेट्स, वो स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने को एफर्ट्स लिए थे और वो विजिबल हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में, तो वहाँ पर उनको स्पेशल रिवॉर्ड उस तरीके से मिलेगा, तो कुछ स्पेशल पैसा, स्पेशल रेवेन्यू उन्हें मिलेगा। तो ये सारे प्रिंसिपल भी कौन गवर्न करता है? फाइनेंस कमीशन गवर्न करता है। फाइनेंस कमीशन हमें बताएगा। द मेजर needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of panchayats and municipalities। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी सजेशन दे सकता है। एनी मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी मैटर फाइनेंस कमीशन को रेफर किया है, भेजा है प्रेसिडेंट ने, वो भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, उस पर भी फाइनेंस कमीशन डिस्कशन करता है। द फाइनेंस कमीशन गिव्स इट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अब एक और चीज़ है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो अपनी रिपोर्ट किसे देती है? वो अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट को रखता है कहाँ पर? पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस में रखता है। उसमें वो बताते हैं कि क्या डिसीजंस हमने लिए हैं और क्या डिसीजंस हमने नहीं लिए, क्या रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट करी है, क्या रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट नहीं करी है और हमने क्यों नहीं करी है, वो भी रीज़न बताते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, पॉज करके आप पढ़ लेना। अब एक और चीज़ याद होनी चाहिए, फाइनेंस कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो एडवर्सरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है। मतलब कि स्टेट सेंटर के पास में, सेंटर को रिकमेंडेशन दिया कि कुछ स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा फ्रीबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेट को हमें पीनलाइज करना चाहिए, ऐसे स्टेट को हमें जो है थोड़ा सा मतलब कि लेस प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा उनको पीनलाइज करना चाहिए कि ये जो है फ्रीबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका पैसा अननेसेसरीली बहुत खर्च हो रहा है, तो ऐसे स्टेट्स को हमें कम पैसा देना चाहिए। अब सेंटर ने देखा कि वहाँ पर हमारी ही गवर्नमेंट है, तो अगर हमने हमारी ही मतलब जो पार्टी की स्टेट सेंटर में, वही पार्टी जो है स्टेट में भी है, तो उन्होंने बोला कि ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। तो उन्होंने बोला हमें ये बात नहीं माननी है, वहाँ पे फ्रीबी कल्चर चल रहा है, तो उन्हें जितने पैसे लास्ट टाइम मिले उससे और ज़्यादा दे दो ताकि और फ्रीबी कल्चर प्रमोट हो। तो ये चीज़ क्या करी है फाइनेंस कमीशन ने, जो रिकमेंडेशन दी है वो एडवर्सरी है, वो मानना ना मानना सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो रिकमेंडेशन जो है वो एडवर्सरी नेचर का होता है, नॉट बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग नहीं होता है। वो कैसे भी अपने पैसे को, जो भी रेवेन्यू आया उसको डिवाइड कर सकती है बिटवीन स्टेट। फाइनेंस कमीशन बस एक बात बता देता है, कह देता है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करा जा सकता है। नेक्स्ट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315 टू 323। अगर मुझे याद रखना होगा तो मैं 315 याद रखूंगा। पार्ट 14 में आता है, हमने इलेक्शन कमीशन देखा था, पार्ट 15 में आता है। यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है, अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चेयरमैन और अदर मेंबर्स। फाइनेंस कमीशन में क्या कहा था? चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। यहाँ पर कहा है चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स। कौन अपॉइंट कर रहा है? अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया नहीं है, जैसे कि हमें पता है ना स्ट्रेंथ, हमने लोकसभा की स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिसाइड करी थी? 552। राज्यसभा की क्या थी? 250। ऐसे यूपीएससी की स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड नहीं करी है। एंड इट लेफ्ट मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया। यूजुअली कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स। 9 to 11 मेंबर्स होते हैं यूजुअली। No qualification are prescribed for commission's membership except that one half of member of the commission should be such person who have held office for at least 10 years under the government of India or under the government of state। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जो यूपीएससी के मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी?
उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बस एक ही क्वालिफिकेशन बताई है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है? कि जो मेंबर है वो कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल जो है या तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कहां पर? स्टेट में, या गवर्नमेंट सर्वेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये पता होना चाहिए, कम से कम लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 साल। 10 साल तो होने ही होने, मिनिमम 10 साल से ज्यादा ही होने चाहिए, 10 या 10 साल से ज्यादा। तो यही एक क्वालिफिकेशन है। कोई मेंबर कोई अगर मैं चाहता हूं मेंबर बनना यूपीएससी का, और मैंने 9 साल गवर्नमेंट सर्विसेज में, मैं 9 साल गवर्नमेंट सर्विसेज में हूं, तो अभी मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। जैसे ही मैंने अपने 10 साल पूरे हुए, मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विसेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा सर्विस और दूसरी कंडीशन यूपीएससी की। अब चेयरमैन और मेंबर जो है वो होल्ड करके रखते हैं ऑफिस अगेन। जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर 6+ या तो 6 साल होल्ड करते हैं या 65 ईयर की एज तक होल्ड करके रखते हैं, सेम जो है यूपीएससी के लिए है। उसके बाद में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन। अगेन एक्टिंग चेयरमैन जो है यूपीएससी का कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कब अपॉइंट कर सकता है? जब चेयरमैन का ऑफिस खाली हो गया, वेकेंट हो गया हो, या जब चेयरमैन जो है अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, तब एक्टिंग चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब रिमूवल, अगेन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑन द ग्राउंड ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह से रिमूव किया जाता है, तो रिमूवल क्या होगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन। पहली चीज, प्रेसिडेंट विल रिमूव द चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी। कब? एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब है वो बैंकरप्ट हो गया है। इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मान लीजिए वो किसी जगह पे जाके उन्होंने पेड एम्प्लॉयमेंट, उन्हें पैसा मिल रहा है लेकिन दूसरी जगह पे एज अ चैरिटी की जगह, एज अ वॉलंटरीली काम करने की जगह पे वो दूसरी जगह पे गए, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास में गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ काम कर लिया, उसके लिए उन्होंने पैसे ले लिए, तो वो हो गया पेड एम्प्लॉयमेंट। पहली चीज़ है बैंकरप्ट हो गए, दूसरी चीज़ है पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया है। तीसरी चीज़ है इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस ऑफ रीजन बाय इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकता है। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज है इंसॉल्वेंट, दूसरी चीज है पेड एम्प्लॉयमेंट, तीसरी चीज है अगर वो अनफिट हो गया और ऐसा प्रेसिडेंट को लगता है तो। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू दिस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर फॉर मिसबिहेवियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीजें तो हमने देख ली है, उसके अलावा प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर या यूपीएससी के चेयरमैन को ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर भी निकाल सकता है, मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है। अब ये मिसबिहेवियर के ग्राउंड को हम समझते हैं। हाउएवर इन दिस केस प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर प्रेसिडेंट को मैटर रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यस ये मिसबिहेवियर था, तभी ये जो चेयरमैन या फिर मेंबर है यूपीएससी का उन्हें रिमूव किया जा सकता है। मतलब कि प्रेसिडेंट ने मैटर रेफर किया कि ये जो चेयरमैन है यूपीएससी के ये मिसबिहेवियर में इन्होंने मिसबिहेवियर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेट किया मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये प्रूवन मिसबिहेवियर है। तो अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी ऑन दी प्रेसिडेंट, लेकिन किस जगह पर? सिर्फ एक ही ग्राउंड पर, ऑन दी मिसबिहेवियर। बाकी यहाँ पर जो है ये जो 3 ग्राउंड है यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये मिसबिहेवियर वाला ग्राउंड है, यहीं पर आपको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए को मैटर रेफर करना ये प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरीली कंपलसरी, उन्हें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है वो बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट। तो इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइजेस, सो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन।
अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग, बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी। ऐसा जब कर रहा है, मतलब कि जब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो प्रेसिडेंट जो है उस समय पर चेयरमैन या फिर जो मेंबर जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उन्हें सस्पेंड कर सकता है। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर डिफाइन है, एक बार आप पढ़ लेना इसे पॉज करके। नेक्स्ट इज फंक्शन। क्या फंक्शंस होंगे? तो ये भी बहुत सिंपल फंक्शंस है कि ऑल इंडिया सर्विसेज करवाते हैं, उसके बाद में स्टेट को असिस्ट करते हैं, उसके बाद में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई मैटर रेफर किया तो उसको वो फॉलो करते हैं, उसके बाद में पर्सनल मैनेजमेंट वाली कोई चीज़ है। तो ये बहुत सिंपल फंक्शन है, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई, इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। वही अगेन मैटर्स दिए उन्होंने, फंक्शंस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी की ज्यूरिस्डिक्शन एक्सटेंड बढ़ाई जा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट बढ़ाएगा। तो यूपीएससी की ज्यूरिस्डिक्शंस अगर बढ़ानी है तो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एनलार्ज्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगेन आर्टिकल 323 क्या कहता है? मैंने कहा था ना कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट रखता है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, फिर प्रेसिडेंट बोलता है कि हमने ये जो फाइनेंस कमीशन ने हमें रिकमेंड किया था, हमने उस सेक्शन पे को फॉलो किया है, और कुछ रिकमेंडेशन से उनको हमने फॉलो नहीं किया है, और उसको ना फॉलो करने का हमारा ये पर्टिकुलर रीज़न है। सेम चीज़ जो है वो यूपीएससी के साथ में होती है। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस में रिपोर्ट रखता है, जो सजेशंस थी, कौन कौन से सजेशन यूपीएससी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी यूपीएससी की, और कौन कौन से सजेशन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं करी यूपीएससी की, और उसके क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में बताई जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी चीज़, जैसे फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवर्सरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है, वैसे ही यूपीएससी की जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवर्सरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है ऑन दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज ये कुछ लिमिटेशंस है। अगेन लिमिटेशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेम हम बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वही की वही चीज़ जो है यूपीएससी के पैरेलल में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेकिन वो स्टेट लेवल पर है। तो कुछ जो डिफरेंसेस हैं हम वही देखेंगे, बाकी की पावर जो है वो सेम ही रहेगी। पहली चीज़ है सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 14 में ही आता है, उसके बाद में आर्टिकल 315 से 323 तक ही है, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अ स्टेट पब्लिक सर्विस कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अब वहां पर कौन कर रहा था अपॉइंट? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था। स्टेट में कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई दी स्ट्रेंथ, ये भी हमने कर दिया था, बट मैटर हैज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर, ये यहाँ पर गवर्नर आ गया। फर्दर नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर कमीशन एक्सेप्ट 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। सेम क्वालिफिकेशन जो है 1/10 वाली, कि या तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट में होना चाहिए, 10 साल के लिए कम से कम, वही क्वालिफिकेशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि वहां पर प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा था कंडीशन, यहां पर गवर्नर डिसाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज, अब यहां पर एक डिफरेंस है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 6 साल के लिए होल्ड करते हैं। यूपीएससी के कितने साल के लिए होल्ड करते हैं? वो होल्ड करते हैं या तो 6 साल या 65 ईयर। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कितने साल के लिए होल्ड करेंगे? या तो 6 साल या 62 ईयर। ये 3 साल हमने कम कर दी है, वहां पर 65 थी, यहां पर 62 है। ये डिफरेंस याद होना चाहिए। हाउएवर दे कैन रिलिंक्विश देयर ऑफिस एट एनी टाइम। अब यूपीएससी रेजिग्नेशन किसे दे रहे थे? यूपीएससी के मेंबर रेजिग्नेशन किसे दे रहे थे? प्रेसिडेंट को दे रहे थे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसे देंगे? गवर्नर को देंगे।
द गवर्नर कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर, वही सेम चीज है यहाँ पर। कब एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है? गवर्नर, गवर्नर ही अपॉइंट कर रहा है यहाँ पर एक्टिंग चेयरमैन, जिसे वहां पर प्रेसिडेंट कर रहे थे। रिमूवल, अब ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यूपीएससी का रिमूवल प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, रिमूवल प्रेसिडेंट कर रहा है। अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट कर रहा है। ऑल्दो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, they can be removed only by the president, only by the president and not by the government, not by the governor. The president can remove them on the same ground, on in the same manner as they remove chairman of UPSC. किस ग्राउंड पर निकाला जा सकता है उन्हें? उसी ग्राउंड पर निकाला जा सकता है जिस ग्राउंड पर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी को निकाला जाता है। हमने देखा था क्या था, इंसॉल्वेंट हो गए, उसके बाद में प्रेसिडेंट को लगता है कि अनफिट हो गए, मिसबिहेवियर, और एक और पॉइंट जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये 4 पॉइंट पे हमने देखा था। तो उसी ग्राउंड पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी निकाला जाएगा, इवन इंक्लूडिंग चेयरमैन। और कौन निकालेगा? प्रेसिडेंट निकालेगा। हाँ देखिए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है वो अनफिट है, तो उसके बाद में यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। लेकिन प्रेसिडेंट को किसके पास जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद में हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मिसबिहेवियर को डिफाइन भी किया हुआ है। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना। अब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनकी भी जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती, वो एडवाइजरी होती है। अब ये इंडिपेंडेंस है, बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंस भी एक बार आप पढ़ेंगे तो हमने अभी तक वही चीज़ डिस्कस करी, यहाँ पर भी वही चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। लिमिटेशंस भी वही सेम लिमिटेशंस है, इसको भी आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। क्या कहा है? मान लीजिए एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए हमें एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ऐसा किया जा सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट करेगा। वाइल यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने कहा ना, ऐसा कौन करेगा? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। कैसे बनाएगा? बाय एक्ट से बनाएगा। तो एक्ट से कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बोलते हैं, उसको हम स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन देंगे। तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अनलाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना। यूपीएससी एंड एसपीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दैट इज वाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये कुछ फैक्ट्स है वो हमें पता होना चाहिए। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पहली चीज ये। उसके बाद में टर्म क्या होगा? टर्म होगा 6 ईयर प्लस 62, 65 नहीं होगा, ये याद होना चाहिए। और इन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है? इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और टेन्योर का क्या होगा? 6 ईयर प्लस 62 ईयर्स, या तो कम से या तो 6 साल तक होल्ड कर सकते हैं, या जब तक वो अपनी 62 साल की उम्र कंप्लीट ना कर ले तब तक होल्ड करेंगे। दे कैन बी सस्पेंडेड, उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। कितने मेंबर्स होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में?
वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। उनकी क्या कंडीशन होंगी, उनकी क्या सर्विस कंडीशन होंगी, वो सारी चीज़ें भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। अब एनुअल रिपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था ना कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे रहा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को दे रहा है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर भी अपने रिस्पेक्टिव गवर्नर को देंगे। तो यहां पर गवर्नर को दिया जाएगा और ईच गवर्नर प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यूपीएससी भी सर्व कर सकता है नीड ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने स्टेब्लिश किया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सी ईयर में? 1926 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किया था 1919 के। फिर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टेब्लिश्ड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने स्टेब्लिश किया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। कब? 1926 में। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने ये बोला था कि एक होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूनियन के लिए होगा, एक होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब स्टेट के लिए होगा, और एक होगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए तो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससीज। अब जो मेजर कमीशंस थे वो हमने डिस्कस कर लिया, बहुत छोटे छोटे से हैं, इसको हम बहुत तेजी से करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाला है नहीं। पहली चीज़, आर्टिकल 338 जो है वो स्टेब्लिश करता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज शेड्यूल कास्ट, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये इवोल्यूशन आप पढ़ लेना। क्या हुआ था कि ओरिजिनली आर्टिकल 338 ने बोला था कि स्पेशल ऑफिसर होगा शेड्यूल कास्ट के लिए एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेटर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था? एक हाई लेवल मल्टी मेंबर बॉडी बनाई, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। आर्टिकल 338 ने स्पेशल ऑफिसर बोला, फिर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बना दिया। वो एससीज और एसटीज दोनों के लिए होगा। पहले एक स्पेशल ऑफिसर था, उसके बाद में मल्टी मेंबर बॉडी हमने बना दी। कौन से एक्ट से? 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फिर हमने 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया? ये जो मल्टी मेंबर बॉडी है ना, जो हमने 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाई थी, इसको हमने बाइफरकेट कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। इनिशियली हमारे पास में एक स्पेशल ऑफिसर था, उसके बाद में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाई एससीज और एसटीज के लिए। फिर हम लेके आए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे हमने क्या किया? हमने दो बॉडीज बनाई, एक बनाया नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। मतलब हमने उसको बाइफरकेट कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बाइफरकेट कर दिया था और दो सेपरेट बॉडी बना दी थी। तो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एससीज, 338A नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। ये वही चीजें आप पढ़ लेना, इसको सिंपल है यहाँ पे। अब फंक्शंस क्या है? फंक्शंस भी बहुत ही सिंपल है, आपको मतलब एक बार आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मेरे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, इतने समझदार तो हो आप। अब रिपोर्ट्स क्या है? कमीशन जो है अगेन एनुअल रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है कहां पर? दोनों हाउसेस में, बिफोर पार्लियामेंट अलोंग विथ मेमोरेंडम, मतलब रीजंस कि क्या एक्शन लिया गया है ऑन द रिकमेंडेशन और क्या एक्शन हमने नहीं लिया है और क्यों नहीं लिया है, जो मैंने आपको बता दिया था। प्रेसिडेंट जो है नेशनल कमीशन फॉर एससीज की रिपोर्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी भेजता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजता है, और फिर गवर्नर भी वो सारी रिपोर्ट्स जो है अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ कमीशन। कौन कौन सी पावर है? ये भी सिंपल है, ये भी आप पढ़ लेना। बस इतना पता होना चाहिए कि इट कैन इशू समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में
समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ, दे हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ये भी याद होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर एससीज हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन। मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, जैसे अभी यूजीसी पॉलिसी लेके आई थी, इट वाज रिलेटेड टू एससीज एंड एसटीज, तो गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ता है ऐसे समय पर, अगर वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं एससीज और एसटीज के लिए, तो दे मस्ट कंसल्ट टू नेशनल कमीशन फॉर एससीज एज वेल एज नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। अब वही है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। हमने देखा था कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो मल्टी मेंबर बॉडी है उसको बाइफरकेट कर दिया था एनसीएससी और एनसीएसटी में, और ये जो है आर्टिकल 338 था और ये 338A है। सेम चीजें एसटीज के लिए की गई है, आर्टिकल 338 है। उसके बाद में हमने देख लिया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने मल्टी मेंबर बॉडी बनाई थी। अब ऐसा क्या जरूरत हो गई कि हमें एससीज के लिए अलग बॉडी बनानी पड़ी और एसटीज के लिए अलग बॉडी बनानी पड़ी? तो ऐसा है कि ज्योग्राफिकली और कल्चरली एसटीज आर डिफरेंट फ्रॉम एससी, ये पहली चीज है। एसटीज ज्योग्राफिकली भी डिफरेंट है एससीज से, शेड्यूल कास्ट से, और शेड्यूल उनसे कल्चरली भी डिफरेंट है शेड्यूल कास्ट से। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रॉब्लम भी डिफरेंट होगी, उनकी प्रॉब्लम भी यूनिक होगी कंपेयर टू एससीज। तो इसके लिए एक नई बॉडी लेके आए थे। In 1999, a new Ministry of Tribal Affairs was created to provide a sharp focus to the welfare and development of STs। ठीक है, सिंपल है। तो इसीलिए हमने एक नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बना दिया था। अब ये 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया था। कंडीशन एंड सर्विस जो है वो उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, दिस इज ऑल्सो सिंपल। अब फंक्शंस ऑफ कमीशन एक बार पॉज करके पढ़ लेना, बहुत सिंपल फंक्शंस है। नेक्स्ट इज, हाँ वही फंक्शंस दे रखे हैं उन्होंने, दिस इज अ वेरी सिंपल, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। अगेन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट रिपोर्ट करता है टू द पार्लियामेंट, उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर को भी प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट्स भेजता है, वहां पर गवर्नर जो है वो प्रेजेंट करते हैं टू दी स्टेट लेजिस्लेचर। सेम चीज है जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज के लिए थी। पावर्स भी देख लेना कि इनके पास में भी सिविल कोर्ट की पावर होती है, दे हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। एनसीएससी के पास में भी सिविल कोर्ट की पावर थी और एनसीएसटी के पास में भी सिविल कोर्ट की पावर है। अब आ गए हम बैकवर्ड क्लास पर। तो ये जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, इनिशियली इनके मैटर किसके पास में थे? नेशनल कमीशन फॉर एससीज के पास में थे, लेकिन बाद में जरूरत पड़ी तो हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया था। तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। इन द मंडल केस जजमेंट 1992, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। मंडल केस जो आया था, मंडल जजमेंट जो आया था मंडल कमीशन के बाद में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेब्लिश करो जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये बनाया था। इन दी मंडल केस जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस सिंपली। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा? पार्लियामेंट ने बनाया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कब? 1993 में। अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब बनाया था? 1993 में बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया। लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको हमने स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। मतलब इससे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। क्या ऐड किया हमने? आर्टिकल 338B, एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया 338B, और उसे हमने कहा कि इट इज एसोसिएटेड विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी इनिशियली स्टैट्यूटरी बॉडी थी, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दिया। कैसे दिया? आर्टिकल 338B हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया। 338
एससी से रिलेटेड है, 338 एससी से रिलेटेड है, 338 ए एसटी से रिलेटेड है और 338 बी ओबीसी से रिलेटेड है। अब सारी की सारी चीजें जो है वो प्रेसिडेंट उनकी कंडीशन डिटरमाइन करता है। अब ये फंक्शंस है, वही फंक्शंस जो दे रखे थे मैंने, अब इसको आराम से पॉज करके पढ़ लेना। कमीशन क्या करता है? कमीशन एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, और ये सबमिट करता है रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट्स थिंग्स। उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में रखता है और फिर रीज़न बताएगा कि कौन कौन से रिकमेंडेशन पर हमने एक्शंस लिए, कौन कौन से रिकमेंडेशन पर हमने एक्शंस नहीं लिए और क्यों नहीं लिए, उसके रीजंस भी देता है। वही सेम चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस करी है। उसके बाद में इसके पास एनसीबीसी के पास में भी पावर होती है सिविल कोर्ट की। बाकी की सारी पावर आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पर भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन पार्ट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है और अटॉर्नी जनरल होते हैं, और पार्लियामेंट तो ऑब्वियसली है ना। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है। कौन सा पार्ट था यूनियन एग्जीक्यूटिव का? पार्ट 5 था। तो मैंने उसमें अटॉर्नी जनरल भी कहा था उसमें। आर्टिकल 76 इज एसोसिएटेड विद अटॉर्नी जनरल। जैसे आर्टिकल 315 यूपीएससी से रिलेटेड था, 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड था, 338 एनसीएससी से रिलेटेड था, 338 बी जो है वो एनसीबीसी से रिलेटेड था। सिमिलरली आर्टिकल 76 इज एसोसिएटेड विद अटॉर्नी जनरल। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 76 इज एसोसिएटेड विद अटॉर्नी जनरल। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडिया में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो अटॉर्नी जनरल है। क्या अपॉइंटमेंट और क्या टर्म है? अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पहली चीज़ इन्हें अपॉइंट करता है। सेकेंड चीज़ इज किसे अपॉइंट करेगा? किसी को भी अपॉइंट कर लेगा, किसी भी जज को अपॉइंट कर लेगा, किसी भी लॉयर को अपॉइंट कर लेगा? नहीं, एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसे अपॉइंट करता है। तो क्या कहा है? क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली चीज। इन अदर वर्ड्स, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर 5 ईयर्स, या तो फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 ईयर, या एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सारी की सारी कंडीशन है इफ यू वांट टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल का, या मैंने कहा है और प्रेसिडेंट की नज़रों में आप एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, या आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया तो कंपलसरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप जज होना चाहिए हाई कोर्ट के फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, और एक और क्या है? एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट के 10 साल तक एडवोकेट हो, इन सिटीजन ऑफ इंडिया तो कंपलसरी, बाकी की जो है वो और है, हो सकता है या तो आप एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, या आप वकील हो 10 साल तक एटलीस्ट 10 ईयर हाई कोर्ट में, या आप जज हो हाई कोर्ट के 5 साल के लिए। ये कंडीशन होगी तब आप बनोगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसी में आप जो है ऐसे ही व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो एजी का टर्म है, कितने साल तक कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है। फर्दर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। कितना टर्म रहेगा वो नहीं बताया है, और किस ग्राउंड पर इसको रिमूव किया जाएगा ये भी नहीं बताया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अटॉर्नी जनरल है वो होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहता है कि ये अटॉर्नी जनरल रहे, ये व्यक्ति अटॉर्नी जनरल रहेगा, तब तक वो रहता है। वो कभी भी उसे निकाल सकता है, प्रेसिडेंट कभी भी उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ही मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। He may also quit his office by submitting his resignation to president. वो अपना रेजिग्नेशन कभी भी प्रेसिडेंट को दे सकता है। Conventionally, he resigns when the government is resigned or replaced. मान लीजिए
कि अभी कोई और अटॉर्नी जनरल है, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस टाइम पर कोई अटॉर्नी जनरल है, नेक्स्ट टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, तो पॉसिबल तो नहीं है लेकिन अगर आती है मान लीजिए, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो कन्वेंशनली एक प्रैक्टिस होती है, तो वो रिजाइन कर देता है। प्रेसिडेंट अभी भी चेंज नहीं हुआ है और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है अटॉर्नी जनरल को, लेकिन प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है। तो ऐसे टाइम पर जो अटॉर्नी जनरल है वो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देता है। अब उसकी क्या रेम्यूनरेशन होगा, मतलब क्या सैलरी होगी अटॉर्नी जनरल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है। उसको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। उसके बाद में कुछ राइट्स एंड लिमिटेशंस है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी तहसील में, महाराष्ट्र की किसी तहसील में किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस कर दिया और वो बहुत स्ट्रांग केस है, तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर अपीयर कौन होगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर? अटॉर्नी जनरल होता है। कोई भी केस अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है तो उसके खिलाफ मतलब उसके सपोर्ट में अपीयर कौन होगा? गवर्नमेंट का वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। फर्दर ही हैज़ राइट टू स्पीक and to take part in proceedings of both House of Parliament or joint sitting or any committee of the Parliament which he may be named a member। अटॉर्नी जनरल के पास में राइट होता है कि वो राइट टू स्पीक इन लोकसभा और राज्यसभा और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा और लोकसभा और इवन इन जॉइंट सिटिंग और इन दी कमिटी जिसमें उसका नाम दे, पर वो वोट नहीं कर सकता है। मतलब कि मैंने कहा है अटॉर्नी जनरल है, he has right to speak in Lok Sabha, Rajya Sabha as well as in joint sitting. He has right to take part in the proceeding. They have right to take part in the proceedings of Rajya Sabha, Lok Sabha or joint sitting. They have also, she also have right to take part in the proceedings or right to speak in the parliamentary committee जिसका वो member है। But इनमें से कहीं पर भी he do not have right to vote. राइट टू वोट उसके पास में कहीं भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मेंबर नहीं होता। एज वेल एज जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंजॉयज होते हैं बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी सारे प्रिविलेजेस जो है वो अटॉर्नी जनरल इंजॉय करता है। अब एक क्वेश्चन है, क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट एज वेल? ही enjoys all the privileges and immunities that are available to member of parliament. नेक्स्ट इज, ये सिंपल है, ये कुछ पॉइंट्स है, आप पढ़ लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है गवर्नमेंट का वो। इसका मतलब क्या हुआ? ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो फुल टाइम काउंसिल नहीं है। वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। वो चाहे तो अभी भी दूसरे केसेस को लड़ सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। वो दूसरे केसेस ले सकता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही काम करेगा, वो अपने पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकता है। ये सीधी सी बात है। दैट इज वाई ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो पूरा जो काम है, उसका जो डेडिकेशन है वो टुवर्ड्स गवर्नमेंट होता, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो वो अपना पर्सनल प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से उसे रोका नहीं जा सकता। अब आ गए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पे। क्या होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? इन एडिशन टू अटॉर्नी जनरल देर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के अलावा भी दूसरे लॉ ऑफिसर्स होते हैं, उनमें से एक है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो अटॉर्नी जनरल को मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। It should be noted here that only the office of Attorney General is created by Constitution। ये हमने देख लिया था। Solicitor General और Additional Solicitor General are not mentioned in the Constitution। Only Article 76 talks about Attorney General of India, जो कि President के द्वारा अपॉइंट होता है। Attorney General is not a member of Central Cabinet, ये भी हमें पता है। There is a separate law ministry इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ मिनिस्ट्री होती है, लॉ मिनिस्टर होता है, लॉ मिनिस्ट्री होती है, वो गवर्नमेंट के जितने भी लीगल मैटर्स है उनको डील करती है।
उनके ऊपर डेलिब्रेशन करती है, उनको डिफेंड करती है। अब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है, सिमिलरली एडवोकेट जनरल भी होता है स्टेट में। आर्टिकल 165, वहां पर आर्टिकल 76 था, यहां पर आर्टिकल 165 है। वो भी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है लेकिन स्टेट में है। अब एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। कौन होना चाहिए? क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अटॉर्नी जनरल में हमने देखा था जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, यहां पर जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। अब जो टर्म है वो फिक्स नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको किस ग्राउंड पर रिमूव करना है वो भी नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। This means that he may be removed by the governor. He may be removed by governor at any time. वो रेजिग्नेशन भी किसे देगा? गवर्नर को देगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है, ड्यूटीज एंड फंक्शंस, इसको आप आराम से कर लेना, पढ़ लेना। अब एडवोकेट जनरल कैन अपीयर इन एनी कोर्ट इन द स्टेट वाइल डूइंग हिज ऑफिशियल वर्क। ये मैंने आपको बता दिया था, सिंपल है, सेम अटॉर्नी जनरल का है, एडवोकेट जनरल भी वही करता है। He is allowed to speak and take part in the discussion of both houses of the state legislature and in committee he is a member. He cannot vote. Same privileges enjoy करता है, same protection enjoy करता है as the member of state legislature. Advocate general भी right to take part in the proceedings of विधान सभा और विधान परिषद, right to speak in विधान सभा और विधान परिषद, but he cannot vote in विधान परिषद और विधान सभा, as well as he enjoys all the privileges, immunities and protection enjoyed by विधायक. Next is if he is named in any committee, अगर कोई भी स्टेट कमेटी पर उसका नाम है तो वो उसका मेंबर होगा, as well as he has right to take part in the proceedings, he has right to speak but he cannot vote. तो ये हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी उसको डिस्कस कर लिया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करी है, वो इसलिए स्किप करी है क्योंकि वो समझाने लायक नहीं है। अगर मैं ऐसा करने गया तो लेक्चर 1 घंटे की जगह पे 3 घंटे का हो जाएगा और अननेसेसरी आपको भी वो बर्डन ही लगेगा, आप देख नहीं पाओगे आप खुद ही। तो आप इसको पॉज करके बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको कहा है पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि अगर उन्होंने स्टेटमेंट पूछा भी ना तो वो लाइन बाय लाइन पूछेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करते, वो सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन होता है उसे उठाते हैं, बेयर एक्ट के प्रोविजन को उठाते हैं और डायरेक्टली डालते हैं। तो अगर आपने 1-2 बार भी पढ़ा हुआ है ना तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली पीवाईक्यू के हिसाब से, जो जिस तरीके से पीवाईक्यूज आए हुए थे एग्जाम में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। ये लेक्चर आपको शायद समझ में आया हो, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, अब कोशिश कीजिए आप हर रोज़ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।